क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी स्ट्रॉबेरी की अगली रिकॉर्ड तोड़ फसल वसंत में नहीं, बल्कि अभी इसी पतझड़ में तय होती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल पतझड़ में केवल एक ऐसी खाद है जिस पर लगभग सब कुछ निर्भर करता है। जामुन की मात्रा, उनका आकार और यहां तक कि उनकी मिठास भी। आज हम बागवानों के इस बड़े रहस्य को उजागर करेंगे, जो आपकी मामूली क्यारियों को एक असली जामुन की प्लांटेशन में बदल देगा। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जो आप जानेंगे वह स्ट्रॉबेरी की देखभाल के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगा। आइए तुरंत समझते हैं कि पतझड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। गर्मियों में स्ट्रॉबेरी ने अपनी सारी शक्ति फसल देने में लगा दी। वह थकी हुई और कमजोर है। ज्यादातर बागवान सोचते हैं कि इसका काम बस सर्दियां काटना है, लेकिन वास्तव में पतझड़ में ही जामुन तोड़ने के बाद स्ट्रॉबेरी अगले साल के लिए फूलों की कलियां बनाती है। यानी कि आपकी 2025 की फसल अभी बन रही है और हमारा काम है उसे इस भंडार को अधिकतम करने में मदद करना। तो आइए सबसे बड़ी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि घातक गलती से शुरुआत करते हैं, जो लगभग सभी माली शरद ऋतु में करते हैं। यह है नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल। जी हां, ताजा गोबर, मुर्गी की खाद, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ये सभी निसंदेह उपयोगी खाद है, लेकिन इन्हें अभी दूर रख दीजिए। इन्हें वसंत ऋतु तक के लिए बचा कर रखें और आपकी स्ट्रॉबेरी आपको धन्यवाद कहेगी। ऐसा क्यों? बात बहुत सीधी है। नाइट्रोजन हरी पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि का मुख्य उत्तेजक है। यह एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, जो स्ट्रॉबेरी को तेजी से नई पत्तियां और रनर उगाने पर मजबूर करता है। आपको लग सकता है कि इसमें क्या बुराई है? एक घना हरा भरा पौधा किसे पसंद नहीं? लेकिन शरद ऋतु में यही चीज हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। पौधा अपनी अनमोल ऊर्जा जड़ों को मजबूत करने और भविष्य की फसल की नींव रखने पर नहीं, बल्कि इस असल में बेकार की हरी पत्तियों को उगाने पर खर्च करता है। और तो और, ये नई कोमल पत्तियां पहले पाले पड़ने से पहले पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाती। वे सबसे पहले काले पड़ जाते हैं और ठंड से मर जाते हैं। और यह सिर्फ दिखने में ही बुरा नहीं लगता। ये तरह तरह के फफूंद और सड़न के लिए खुला निमंत्रण है, जो आसानी से पौधे के स्वस्थ हिस्से पर फैल जाएगा। नतीजतन एक मजबूत और सर्दियों के लिए तैयार पौधे के बजाय आपको एक कमजोर पौधा मिलता है, जिसके पाले में मर जाने का जोखिम होता है। इसलिए शरद ऋतु का मुख्य नियम याद रखें। नाइट्रोजन का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इसका समय बसंत ऋतु में आएगा। तो नाइट्रोजन का मामला हमने सुलझा लिया है। हमने इसे अपनी स्ट्रॉबेरी के शरद ऋतु के आहार से हटा दिया है। लेकिन फिर एक स्वाभाविक सवाल उठता है, तो फिर उसे क्या खिलाएं? उसे इस समय किस चीज की जरूरत है ताकि वह सर्दी का सामना कर सके और अगले साल शानदार उपज दे सके? जवाब आसान है। हमारी स्ट्रॉबेरी को दो और प्रमुख मैक्रो पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इन दो महत्वपूर्ण तत्वों के नाम है फास्फोरस और पोटेशियम। यही जोड़ी हमारी जादुई शरतकालीन खाद का आधार है। आइए समझते हैं कि इनमें से हर एक की क्या भूमिका है। फास्फोरस जड़ प्रणाली का मुख्य निर्माता और आधार है। यह हरी भरी पत्तियों पर ध्यान नहीं देता। इसका काम जमीन के नीचे होता है। फास्फोरस की मदद से स्ट्रॉबेरी की जड़ें मजबूत, विस्तृत और स्वस्थ बनती है। और मजबूत जड़ें सर्दियों में सफलतापूर्वक बचे रहने की कुंजी है। जड़ प्रणाली जितनी शक्तिशाली होगी, पौधा उतने ही अधिक पोषक तत्वों को जमा कर पाएगा और उतनी ही आसानी से वह ठंड का सामना कर पाएगा। वहीं पोटेशियम तुरंत दो सबसे अहम काम करता है। सबसे पहले, यह एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज की तरह काम करता है। पोटेशियम स्ट्रॉबेरी की कोशिकाओं में शर्करा जमा करने में मदद करता है, जो कोशिका रस को गाढ़ा बनाता है और उसके जमने के तापमान को कम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो पौधा अधिक ठंड सहिष्णु हो जाता है। दूसरा, और यह हमारी आने वाली फसल के लिए सबसे अहम है, पोटेशियम ही फूलों की कलियों को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हीं कलियों से वसंत में फूल खिलेंगे और फिर स्वादिष्ट फल बनेंगे। पतझड़ में ज्यादा पोटेशियम का मतलब है गर्मियों में ज्यादा फल।
ये एक सीधा और अकाट्य संबंध है, मगर खाद डालने से पहले क्यारी को सही तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है। आप यूं ही आकर खरपतवारों से भरी जमीन पर खाद के दाने नहीं बिखेर सकते। ऐसा करने से हम स्ट्रॉबेरी से ज्यादा खरपतवारों को ही पोषण देंगे। इसलिए सबसे पहले पूरी क्यारी की अच्छे से सफाई करें। दस्ताने पहनकर सभी खरपतवारों को अच्छी तरह से निकाल दें। ये खरपतवार न सिर्फ स्ट्रॉबेरी का पोषण और पानी छीनते हैं, बल्कि सर्दियों में कीटों और बीमारियों के कीटाणुओं के लिए आरामदायक घर भी बन जाते हैं। खरपतवारों के साथ साथ पुरानी मल्च को भी हटा दें, चाहे वह पुआल, पराली हो, कटी हुई घास हो या लकड़ी का बुरादा। गर्मी भर इसमें कई रोग पैदा करने वाले कीटाणु जमा हो जाते हैं, इसलिए इसे सर्दियों के लिए छोड़ना ठीक नहीं है। वसंत में हम ताजी मल्च का इस्तेमाल करेंगे। हमारा लक्ष्य है एक ऐसी साफ सुथरी क्यारी तैयार करना जहां मुख्य पौधा सिर्फ स्ट्रॉबेरी का हो। यह कदम बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। एक साफ क्यारी इस बात की गारंटी है कि खाद डालने में हमारी सारी मेहनत सही जगह पहुंचेगी, सीधे स्ट्रॉबेरी को, न कि खरपतवारों और कीटों को। इसके अलावा साफ जमीन पर आगे के सभी काम करना भी बहुत आसान हो जाता है, जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। जब आपकी क्यारी खरपतवार और पुरानी मल्च से पूरी तरह साफ हो जाए, तब पौधों की साफ सफाई वाली कटाई करने का सही समय होता है। इस शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें एक तेज कैंची या सेकेटर की जरूरत पड़ेगी। हमारा काम उन सभी अनावश्यक हिस्सों को हटाना है जो सर्दियों में पौधे को कमजोर कर सकते हैं। हर पौधे का ध्यान से निरीक्षण करें। सबसे पहले हम क्या हटाते हैं? सभी पुराने, मुरझाए हुए, लाल या गहरे लाल रंग के पत्ते। इन पत्तों का काम पूरा हो चुका है। इनमें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस लगभग नहीं होता है और ये सिर्फ पौधे से पोषक तत्व खींचते रहते हैं। इसी तरह उन सभी पत्तों को बिना किसी दया के काट दे जिन पर धब्बे, छेद हों या बीमारियों या कीटों से क्षति के लक्षण दिखे। ये संक्रमण के संभावित स्रोत बन सकते हैं। गर्मी से बचे हुए सभी सूखे और टूटे हुए फूलों के डंठल भी हटा दें। और हाँ, एक जरूरी बात, पौधे को जड़ से या पूरी तरह से मत काटे। यह एक आम गलती है जो पौधे को बहुत कमजोर कर देती है। हमें पौधे के स्वस्थ युवा केंद्र को छोड़ना चाहिए, यानी बीच के 3-5 सबसे ताजे हरे पत्ते। यही पत्ते ठंड पड़ने तक काम करेंगे और पौधे को पोषण प्रदान करेंगे। पूरी छंटाई पत्तों के डंठल पर्णवृंत के बिल्कुल आधार से करें। ठूंठ न छोड़े, वे सड़ सकते हैं। सभी कटे हुए पत्ते और पौधे के अवशेष तुरंत क्यारी से हटा दें और जला दें, ताकि संभावित कीटों और फंगस के बीजाणुओं को नष्ट किया जा सके। तो क्यारी साफ है और झाड़ियां अच्छी तरह से छोंटी हुई है। अब आगे क्या? इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली कृषि विधि आती है, गुड़ाई। खरपतवार हटाने और छंटाई के बाद झाड़ियों के आसपास की मिट्टी शायद कठोर हो गई होगी। हम उस पर चले थे और कहीं कहीं उसे दबाया भी था। कठोर मिट्टी से जड़ों तक हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे उनका विकास धीमा हो जाता है। हमारा लक्ष्य मिट्टी को भुरभुरा और हवादार बनाना है। इसके लिए एक छोटी खुरपी या बस एक मजबूत कांटा ले और जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना बहुत सावधानी से हर झाड़ी के चारों ओर की मिट्टी की गुड़ाई करे। ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं, 3 से 5 सेंटीमीटर ही काफी है। यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब आपकी मिट्टी भारी और चिकनी हो, जो बारिश के बाद अक्सर एक कठोर पपड़ी बन जाती है। गुड़ाई से न केवल मिट्टी का वायु संचार, एरेशन बेहतर होगा, बल्कि जड़ों तक ऑक्सीजन की पहुंच भी बढ़ेगी। यह उन उर्वरकों को भी तेजी से और समान रूप से जड़ों वाले हिस्से तक पहुंचने में मदद करेगा, जो हम डालेंगे, ताकि वे सिर्फ सतह पर पड़े न रहें। इसके अतिरिक्त गुड़ाई करने से उन कीटों के लार्वा का आरामदायक जीवन भी बाधित होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत में सर्दियों के लिए बसेरा बना चुके हैं। तो यह एक निवारक उपाय भी है। भुरभुरी और हवादार मिट्टी हमारे शरतकालीन पोषण को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए
एक आदर्श वातावरण बनाती है। तो अब हमारी क्यारियां पूरी तरह से तैयार हैं और हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं, हमारी इस अद्भुत पोषक मिश्रण खाद के नुस्खों पर। शुरुआत करते हैं उन लोगों के लिए जो जैविक खेती पसंद करते हैं और अपने खेत या बगीचे में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसके लिए हमारे पास दो मुख्य सदियों से आजमाई हुई सामग्रियां हैं। पहली और सबसे आसानी से मिलने वाली लकड़ी की राख है। यह सिर्फ लकड़ी जलाने से निकली राख नहीं है, बल्कि यह पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और एक दर्जन से भी ज्यादा अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक सच्चा खजाना है। खास बात यह है कि ये सभी तत्व पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में होते हैं। सबसे अच्छी राख वह है जो पत्तेदार पेड़ों की लकड़ी को जलाने से मिलती है या फिर पौधे के अवशेषों जैसे सूखी पत्तियां और टहनियां से प्राप्त होती है। कोयले या कचरे की राख हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? ये बहुत आसान है। सूखी और छनी हुई राख लें और इसे पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी की सतह पर समान रूप से फैला दें। औसत मात्रा के तौर पर लगभग 1 कप राख प्रति वर्ग मीटर क्यारी के लिए पर्याप्त है। इसके बाद गुड़ाई करके राख को मिट्टी में हल्का मिला देना चाहिए। राख न केवल हमारी स्ट्रॉबेरी को पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रदान करेगी, बल्कि यह मिट्टी की अम्लता को भी थोड़ा कम करेगी, जो अधिकांश स्ट्रॉबेरी किस्मों को बहुत पसंद है। यह शरद ऋतु में पौधों को पोषण देने का एक आसान, सस्ता और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। राख के साथ पूरी तरह से मेल खाने वाला दूसरा जैविक घटक है बोन मील। शायद यह राख जितना लोकप्रिय न हो, लेकिन जड़ों की प्रणाली के लिए यह एक वास्तविक सुपरफूड है। बोन मील एक धीमी गति से काम करने वाला, लेकिन बहुत लंबे समय तक पोषण देने वाला फास्फोरस युक्त उर्वरक है। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम होता है, जो धीरे धीरे मिट्टी में घुलकर आपकी स्ट्रॉबेरी की जड़ों को न केवल पतझड़ में, बल्कि पूरी सर्दी और यहां तक कि अगली बसंत तक भी पोषण देगा। यह आपकी फसल के लिए बैंक में लंबी अवधि का निवेश करने जैसा है। बोन मील से मिलने वाला फास्फोरस खास तौर पर उन सूक्ष्म जड़ों यानी अवशोषक जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है, जो मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखने का काम करती हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करें? तरीका वही है जो राख के लिए था। इसे क्यारी की सतह पर लगभग 2-3 बड़े चम्मच प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फैला दें। चूंकि यह एक धीमी गति से काम करने वाला उर्वरक है, इसलिए इसे मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऊपर से बिखेर देना काफी नहीं है। बोन मील को पौधों के चारों ओर की मिट्टी की ऊपरी परत में सावधानी से मिला दें। लकड़ी की राख, जो तेजी से पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व देती है, और बोन मील, जो लंबे समय तक फास्फोरस देता है, का यह संयोजन पतझड़ में स्ट्रॉबेरी को पोषण देने के लिए लगभग एक आदर्श जैविक सूत्र है। यह स्ट्रॉबेरी को सफल सर्दियों और जोरदार वसंत की शुरुआत के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें रासायनिक खाद के इस्तेमाल से कोई परहेज नहीं है और जो तेजी से जबरदस्त और 100% गारंटी वाला नतीजा चाहते हैं। इस मामले में एक खाद ऐसा है जिसे स्ट्रॉबेरी को सर्दियों से पहले पोषण देने के लिए सबसे आदर्श कहा जा सकता है। यह नाम याद रखिए, पोटेशियम मोनोफॉस्फेट, जिसे मोनोपोटेशियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी बनावट में इसमें पतझड़ के मौसम में पौधों के लिए हानिकारक नाइट्रोजन का एक भी अंश नहीं होता। इसके बजाय इसमें फास्फोरस और पोटेशियम सबसे शुद्ध, केंद्रित और सबसे महत्वपूर्ण बात, पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में मौजूद होते हैं। जैसे ही आप इससे स्ट्रॉबेरी को पानी देते हैं, जड़ें लगभग तुरंत ही इन जरूरी तत्वों को सोखना शुरू कर देती है। ये ऐसा है जैसे किसी भूखे व्यक्ति को सिर्फ खाना नहीं, बल्कि पहले से तैयार पौष्टिक सूप दिया जाए जो तुरंत पच जाए। पोटेशियम मोनोफॉस्फेट एक साथ जड़ों को मजबूत करता है, ठंड सहने की क्षमता बढ़ाता है और फूलों की कलियों के बनने को उत्तेजित करता है। ये सचमुच 3 काम एक साथ करता है। यह तेजी से और बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है।
अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रॉबेरी को वो सब कुछ मिले जो जरूरी है और जैविक खाद के काम करने का इंतजार नहीं करना चाहते, तो पोटेशियम मोनोफॉस्फेट आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप गार्डनिंग स्टोर गए और आपको वो जरूरी पोटेशियम मोनोफॉस्फेट नहीं मिला, तो क्या करें? चिंता न करें। एक ऐसा क्लासिक विकल्प है जो दशकों से औजमाया और परखा गया है। यह दो आसान और सस्ते खाद का एक बेहतरीन जोड़ है, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट। इसे गंधक वाला पोटेशियम भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। सुपर फॉस्फेट हमारे पौधों के लिए फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। यह बोन मील की तरह लंबे समय तक असर करने वाली खाद है, खासकर जब यह दानेदार ग्रैन्युल रूप में हो। दाने धीरे धीरे मिट्टी में घुलते हैं और जड़ों को धीरे धीरे फास्फोरस देते रहते हैं। इससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। वहीं पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम के साथ साथ सल्फर का भी स्रोत है, जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। सुपर फॉस्फेट के विपरीत यह बहुत तेजी से घुलता है और पौधे इसे जल्दी सोख लेते हैं। इस तरह ये दोनों खाद एक दूसरे के पूरक हैं। पोटेशियम सल्फेट सर्दियों से बचाव और कलियां बनने के लिए तेजी से असर करता है, जबकि सुपर फॉस्फेट लंबे समय तक जड़ों को मजबूत कर भविष्य के लिए काम करता है। यह एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प है जो कभी निराश नहीं करता। सबसे जरूरी बात यह है कि पोटेशियम सल्फेट को पोटेशियम क्लोराइड से न मिलाएं। स्ट्रॉबेरी को क्लोरीन बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे आप जैविक खाद चुने या रासायनिक उर्वरक, एक बात जो सबसे जरूरी है वह है इसकी सही मात्रा या खुराक। यहां एक सुनहरा नियम लागू होता है, पौधों को थोड़ा कम खाद देना बेहतर है, बजाय उन्हें ज्यादा देने के। खाद की ज्यादा मात्रा, खासकर रासायनिक उर्वरकों की, पौधों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सचमुच उनकी नाजुक जड़ों को जला सकती है, जिसके बाद पौधा न पानी ले पाएगा और न ही पोषक तत्व, और ज्यादातर संभावना है कि वह मर जाएगा। इसलिए कोई भी खाद डालने से पहले पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्माता हमेशा अलग अलग फसलों के लिए खाद डालने की अनुशंसित मात्रा बताते हैं। स्ट्रॉबेरी के लिए आमतौर पर खुराक सामान्य होती है। यदि हम मोनोपोटेशियम फॉस्फेट की बात करें, तो ये आमतौर पर 10-15 ग्राम, यानी लगभग एक बड़ा चम्मच 10 लीटर पानी में होता है। यदि आप सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण उपयोग कर रहे हैं, तो आमतौर पर लगभग 20 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 10-15 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति वर्ग मीटर लिया जाता है। खाद अंदाजे से न डालें। मापने वाले चम्मच या तराजू का उपयोग करें। याद रखें, हमारा लक्ष्य पौधे की मदद करना है, न कि उसे रासायनिक तनाव देना। मात्रा का सटीक पालन ही आपकी शरदकालीन खाद्य के सफल और सुरक्षित परिणामों की कुंजी है। तो खुराक के बारे में हमने बात कर ली। अब जानते हैं कि अपने पौधों को खाद सही तरीके से कैसे दें। खाद देने के दो मुख्य तरीके हैं, सूखा और तरल। सूखा तरीका दानेदार खादों के लिए है, जैसे कि सुपर फॉस्फेट, राख या हड्डी का चूरा। इसमें हम बस दानेदार खाद या पाउडर की सही मात्रा को झाड़ियों के आसपास हल्की गीली मिट्टी पर समान रूप से बिखेर देते हैं। यह जरूरी है कि खाद को सीधे पौधे के बीचों बीच न डालें, ताकि उसकी ग्रोथ पॉइंट को जलने से बचाया जा सके। इसे पंक्तियों के बीच और झाड़ियों के चारों ओर फैलाएं। इसके बाद इन दानों को मिट्टी में कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक खुदाई करके मिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और ज्यादा असरदार तरीका भी है, खासकर पानी में घुलने वाली खादों के लिए, जैसे कि पोटेशियम मोनोफॉस्फेट या पोटेशियम सल्फेट। यह तरीका है पोषक घोल तैयार करने का। इसमें हम बस जरूरत के हिसाब से खाद की मात्रा को निर्देशानुसार पानी में घोलते हैं और इस घोल से अपनी स्ट्रॉबेरी को सीधे जड़ों में डालते हैं। इस तरीके का एक बहुत बड़ा फायदा है, पोषक तत्व जड़ों तक सीधे तैयार तरल रूप में पहुंचते हैं और लगभग तुरंत ही पौधे उन्हें सोखना शुरू कर देते हैं। पानी देते समय घोल को सीधे झाड़ी के नीचे ही डालें, पत्तों पर गिरने से बचे। एक स्वस्थ झाड़ी के लिए आमतौर पर आधा लीटर से 1 लीटर पोषक घोल काफी होता है। और अब हम अंतिम
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम पर आ गए हैं, जिसे दुर्भाग्य से कई बागवान छोड़ देते हैं या गलत तरीके से करते हैं। ये किसी भी खाद डालने के बाद अनिवार्य और भरपूर पानी देना है, खासकर जब आपने खाद सूखे रूप में डाली हो। याद रखिए, पानी ही पोषक तत्वों को जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। पानी के बिना कितनी भी अच्छी और महंगी खाद हो, वह जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वह मिट्टी की ऊपरी सतह पर बेकार ही पड़ी रहेगी। इतना ही नहीं, सूखी जमीन पर पड़े खाद के गाढ़े दाने पौधे की जड़ के पास के तने या सतही जड़ों को रासायनिक रूप से जला भी सकते हैं। इसलिए जब आप सूखी खाद बिखेर कर मिट्टी में मिला दें, तो क्यारियों को बहुत अच्छी तरह से पानी देना जरूरी है। सिर्फ हल्के छिड़काव से काम नहीं चलेगा, बल्कि मिट्टी को 15-20 सेंटीमीटर की गहराई तक पूरी तरह से भिगोना होगा। अगर आपने तरल घोल से खाद दी है, तो भी इसके बाद साफ पानी से अतिरिक्त सिंचाई की सलाह दी जाती है। यह दो काम करेगा। पहला, पत्तों पर गलती से गिरे खाद के अंश धुल जाएंगे, और दूसरा, पोषक तत्वों का घोल जड़ों तक पहुंचने वाली मिट्टी की परत में और भी बेहतर ढंग से फैल जाएगा। इस पड़ाव पर पानी देने में बिल्कुल कंजूसी न करें। अच्छी सिंचाई ही इस बात की गारंटी है कि आपकी खाद पूरी तरह से असर दिखाएगी। आइए अब युवा पौधों की बात करते हैं। हम उन पौधों की बात कर रहे हैं जिन्हें आपने हाल ही में गर्मियों के आखिर में, जैसे अगस्त या सितंबर की शुरुआत में लगाया था। इन पौधों की जड़ें अभी बहुत कोमल, कमजोर और नाजुक होती हैं। ये अभी ठीक से विकसित और मजबूत नहीं हुई होती है। इसलिए इन्हें खाद देने में खास सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें वही खुराक देना जो 2-3 साल पुराने बड़े पौधों को देते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से युवा जड़ों के जलने का खतरा लगभग तय है। तो फिर क्या करें? अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार की गई उपजाऊ मिट्टी में लगाया था, तो पहले साल की पतझड़ वाली खाद को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। लगाते समय डाली गई खाद ही उनके लिए काफी होगी। लेकिन अगर मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं थी और आपको लगता है कि पौधे कमजोर दिख रहे हैं, तो उन्हें खाद देना जरूरी है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि हम बड़े पौधों के लिए बताए गए खुराक का ठीक आधा इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर 10 लीटर पानी में एक बड़ा चम्मच मोनोपोटेशियम फॉस्फेट लेते हैं, तो युवा पौधों के लिए सिर्फ आधा बड़ा चम्मच ही लेंगे। यह उनके लिए पर्याप्त होगा, ताकि वे मजबूत हो सकें और अपनी जिंदगी की पहली सर्दी के लिए तैयार हो जाएं, बिना अपनी नाजुक जड़ों को नुकसान पहुंचाए। और अंत में आइए बात करते हैं सबसे सुखद पहलू की, यानी परिणाम की। इन सारी पतझड़ की मेहनत का हमें क्या फल मिलेगा? और यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत अहम है। वसंत में दी जाने वाली खाद के विपरीत पतझड़ में दी गई खाद का तुरंत आंखों देखा असर नहीं होता। आप ये नहीं देखेंगे कि एक हफ्ते में आपकी स्ट्रॉबेरी हरी भरी हो गई और तेजी से बढ़ने लगी, बल्कि ठंड बढ़ते ही उसकी बढ़वार धीरे धीरे कम होती जाएगी और वह सर्दियों में आराम करने के लिए खुद को तैयार करेगी। इस खाद का सारा जादू चुपचाप जमीन के अंदर चलता रहता है। फास्फोरस मजबूत जड़ें बनाता है, जबकि पोटेशियम कोशिकाओं को शर्करा से भरपूर कर देता है और भविष्य के फूलों की छोटी छोटी, आंखों से न दिखने वाली कलियों को आकार देता है। असली जादू आपको वसंत में दिखेगा। जब बर्फ पिघल जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रॉबेरी के पौधे पड़ोसियों के पौधों से कहीं बेहतर तरीके से सर्दियों का सामना कर पाए हैं। वे मजबूत, स्वस्थ दिखेंगे और उनमें कम से कम नुकसान हुआ होगा। और जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ेगी, वे जोरदार बढ़वार के साथ खिल उठेंगे। आप फूलों की प्रचुरता देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो पूरा पौधा सफेद फूलों से ढक गया है। और भरपूर फूल आने का सीधा मतलब है भरपूर फसल। स्ट्रॉबेरी के फल बड़े होंगे, उनकी संख्या भी ज्यादा होगी और अंदर जमा हुई शर्करा के कारण वे बेहद मीठे होंगे। ठीक उसी वक्त अपनी रिकॉर्ड तोड़ फसल काटते हुए आपको उस सही और समय पर दी गई पतझड़ की खाद की पूरी शक्ति और अहमियत समझ आएगी। समापन और अब सबसे महत्वपूर्ण, वो निर्णायक क्षण जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
राज सिर्फ पोटेशियम और फास्फोरस डालने में नहीं है। राज इस बात को समझने में है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ मिट्टी को खाद नहीं दे रहे हैं, आप अपने पौधे की जड़ों में जानबूझकर निवेश कर रहे हैं। शरद ऋतु में आप जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस लगाते हैं। यह आपकी नींव है। और साथ ही आप भविष्य के फूलों और जामुनों के लिए पोटेशियम लगाते हैं। ये आपके लाभांश हैं। अधिकांश लोग ऊपरी हिस्से को खिलाने के लिए वसंत का इंतजार करते हैं, जबकि एक समझदार माली शरद ऋतु में जड़ों को मजबूत करता है। सोच में यही बदलाव सामान्य फसल को रिकॉर्ड तोड़ फसल से अलग करता है। आप आगे बढ़कर काम करते हैं, पौधे को वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो भविष्य की प्रचुरता के निर्माण के लिए आवश्यक है, उस समय जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आइए संक्षेप में बात करते हैं। स्ट्रॉबेरी की भविष्य की फसल की सफलता शरद ऋतु में तय होती है। नाइट्रोजन को भूल जाइए, इस अवधि में ये आपका दुश्मन है। जड़ों के लिए फास्फोरस और सर्दी सहने की क्षमता व भविष्य के जामुनों के लिए पोटेशियम पर ध्यान दें। क्यारी तैयार करें, अपने लिए सुविधाजनक नुस्खा चुनें, जैविक या खनिज, और निश्चित रूप से अच्छी तरह से पानी दें। यह सरल कदम शरद ऋतु में आपके समय का सबसे लाभदायक निवेश है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है ये सुझाव आपको ऐसी फसल उगाने में मदद करेंगे जिस पर आपको गर्व होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो आप जानते हैं कि क्या करना है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि बागवानी के नए रहस्य आपसे छूट न जाए। और अब आपके लिए एक सवाल, आप शरद ऋतु में अपनी स्ट्रॉबेरी को किस चीज से खाद देते हैं? अपने आजमाए हुए नुस्खे या शायद अपनी गलतियां कमेंट्स में शेयर करें। आइए इस पर मिलकर चर्चा करते हैं।